बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, सबसे पहले बलूचिस्तान में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इतला आई है और ये खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कंफर्म नहीं किया। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा रिपोर्टिंग करता नहीं है और जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी रहता है। जो मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्लेम्स हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, एक हमला किया गया बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके में, कड़कूचा का एरिया है। वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज के जो मुख्तलिफ रैंक्स के सिपाही हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे। बड़ी तादाद में फ़ौजी नकलो हरकत हो रही थी और ये बसेस के अंदर हो रही थी मुबैना तौर पे, और इस काफ़िले के ऊपर अटैक किया गया। गो के इनके साथ सिक्योरिटी मौजूद थी। वहाँ पे काफ़ी जंग जैसी सूरत हाल बन गई, दो तरफा बहुत खौफनाक फायरिंग हुई है, बाद में काफ़ी मदद भी पहुँचाई गई है। लेकिन इस लड़ाई के नतीजे में बड़े पैमाने पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज की शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। अभी दोनों तरफ से जो है वो क्लेम आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हकीकत क्या है वो तो जब सरकारी मौक़िफ़ आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो अब तक की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने, वो तो कह रहे हैं कि 45 पाकिस्तानी फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं इस वाक़े में। अफसोसनाक वाक़े में बड़ा हमला है ये, और वहाँ पर जो अस्पताल है उसके अंदर एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसमें जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो नक्शा है वो इंतहाई खौफनाक है जो खींचा गया है। मुख्तलिफ न्यूज़ देने वालों ने जो बताया अब तक, जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो भी बड़ी खौफनाक मंजरकुशी कर रही है, लेकिन तफसीलात हमें पता चलेंगी। और दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेज भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और उस ऑपरेशन में या जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें अब तक मुबैना तौर पर 100 से ज़ायद दहशतगर्द मार दिए गए हैं। अच्छा, इसमें जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनमें BLA वालों से भी लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेज की, और TTP के साथ भी लड़ाई चल रही है, और दीगर अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके साथ लड़ाई चल रही है। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज बताती हैं वो तो ये है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये चंद महीने बहुत क़यामत खेज गुजरे हैं। हमने मनाजिर देखे, पूरे पूरे शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा किया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। BLA के लोग आते हैं और वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर गश्त करते हैं। BLA के लोग आते हैं, वो पूरे पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें रोकने में नाकाम रहती हैं। वो दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस वालों को यरगमाल बनाकर ले जाते हैं। कई वाक़यात हुए जहाँ पे पुलिस वाले बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया हुआ बहुत बड़ा, उसके अलावा बार बार ऐसे सानियात होते रहे। अभी हाल ही में पुलिस के ऊपर एक अटैक होता है कोयटा के बिल्कुल करीब, और उस अटैक के नतीजे में कई घंटे लड़ाई जारी रहती है। पुलिस वाले मदद मांगते हैं, वो मदद नहीं मिलती, दहशतगर्द कामयाब होते हैं, पुलिस वालों को शहीद करते हैं, बाकी को उठा के साथ ले जाते हैं। अब 5 लाशें मजीद बताई जा रही हैं जो मिली हैं, पहाड़ों से उठाकर लाई गई हैं, और ये कई दिनों से लाशें वहाँ पहाड़ों पर मौजूद थी, और ये सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं लेकर आई, ये मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत ये लाशें नीचे लेकर आए। ये लाशें नीचे कैसे आई थी इसके बारे में अब हमारे पास मुस्तनद खबरें आना शुरू हो गई हैं, और इसके हवाले से जो लोग लाशें लेकर आए उन्होंने बताना शुरू किया है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। ये जनाब बताते हैं कि बाकायदा दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई थी, और मकामी लोगों ने बातचीत करने के बाद दहशतगर्दों ने उनको इजाज़त दी कि आप आएँ और आकर अपनी लाशें उठा लें, जो पुलिस वाले हैं उनकी। और लाशें उठाने के लिए शराइत ये रखी गई थी कि नौजवान नहीं आएंगे। तो उन्होंने बताया जी कि नौजवान नहीं गए, बल्कि वो लोग गए जिनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ थीं लाशें उठाने के लिए, और ये शाम का वक्त था। अब कई लोगों ने इंटरव्यू देकर चीज़ें काफ़ी क्लियर कर दी हैं। अब ज़ैनुल्लाह के साथ मौजूद शेर अली बताते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते के दोनों तरफ मुसल्लह अफराद खड़े हुए उनको दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गाड़ियां रोकी, हमारी तलाशी ली और कहा कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, लाशें उठाओ और निकलो। मुसल्लह अफराद ने उन्हें कहा कि अंधेरा होने का इंतजार करें। मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन 8 मुसल्लह नौजवान आए और उन्हें अपने साथ पैदल लेकर चल पड़े, और कई मिनट पैदल चलने के बाद वो एक तंग रास्ते पर चलने लगे। और उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ जगहों पर लाशें पड़ी हुई थी, एक जगह पे 11 और दूसरी जगह पे 10, कुल 21 लाशें। 3 दिन की शदीद गर्मी में लाशों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कई चेहरे इस काबिल नहीं रहे थे कि उन्हें पहचाना जा सके। हमने गाड़ियों में पहले प्लास्टिक बिछाया, फिर एक एक करके लाशें रखना शुरू की। हर गाड़ी में 7 लाशें रखी गई और उन्हें रस्सी से मजबूती के साथ बांध लिया। शेर अली बताते हैं कि ये मुसल्लह अफराद 19 से 20 साल के नौजवान थे जो पश्तो बोल रहे थे, लेकिन ये पश्तो उनके अपने इलाके की नहीं थी, ये कहीं और से आए हुए लोग थे। अब इन्हें कौन लेकर आया, किसने लाकर वहां बसाया, इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सवाल किया कि ये भी पश्तो, तुम भी पश्तून हो, तो तुम खुद को तालिबान और तरीके तालिबान कहते हो, इतनी गोलियां क्यों मारी हैं? ये सवाल उन्होंने बात पूछी। तो शेर अली ने बताया कि उनका जवाब था कि हमारे मुशरान का हुक्म था, जो ज्यादा बोलता था हम उसके मुंह पर गोली मारते थे, जो भागने की कोशिश करता था उसकी टांगों पर गोली मारते थे,
और तालिबान ने कहा कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को हथियार डालने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, इसलिए लड़ाई हुई और सबको मार दिया गया। नाज़रीन जी, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। मैं ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये इस तरीके से मारा गया वहां पे, और फिर उनकी लाशों को मसख किया गया, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। अब जब ये लोग लाशें लेकर आए तो रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा ये लाशें हमारे वाले कर दो। अस्पताल में भी आ गए, वो उन्होंने कहा लाशें हमें दे दो। वजह ये थी कि अगले दिन आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने इज्तिमाई नमाज़ जनाजा में शिरकत करनी थी। तो लवाहिकीन बिफर गए, उन्होंने कहा जी आपको लाशें हम क्यों दे दें, आप 3 दिन तक लाशें वहाँ पहाड़ों में सड़ती रही, आप उठाने नहीं गए। और दावा आपने ये कर दिया कि जनाब हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया है, दावा आपने ये कर दिया कि हमने यरगमाली सारे रिहा करवा लिए हैं, यरगमाली तो सारे शहीद हो गए। आपने किसको रिहा करवाया था? और जो लोग दूसरी जगह से वापस आए थे उनको भी मकामी कबायली जाके जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करके वापस लाए थे, और उससे पहले जो पुलिस वाले वापस आए थे वो पैसा और भत्ता देकर वापस आए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवाया इस सारे इंसिडेंट में। तो ये बहुत बड़ी सूरत बेनकाब हुई है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है कि इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था। अब ये इस तरीके से लाशें वापस आई हैं। मस्तूम की सूरत मैंने आपको बताई है, वो धरना देकर बैठे हुए हैं और धरना देने वालों के कुछ मुतालबात हैं, यानी उनके मुतालबात बहुत ही जायज़ हैं, आईनी और कानूनी मुतालबात हैं। मुतालबात क्या है? नंबर 1 वो ये कहते हैं जुडिशल कमीशन आप एक बना दें जो इस बात की इंक्वायरी करेगी ये सारे वाकयात कैसे हुए, जिम्मेदार कौन है। कोई गैर कानूनी काम वो नहीं कह रहे। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी आप इख्तियारात दें लेवीज को, और उनको इख्तियारात देने के साथ हथियार भी दें। अगर आपने हमें सिक्योरिटी फोर्सेज को यहाँ रखना है तो आप हथियार भी हमें देना, लश्कर बनाने की बजाय अपने इदारे बनाएं। उनका ये भी मुतालबा बड़ा जायज़ है। तीसरा वो ये कहते हैं कि ये जो 2 नंबरियां सारी यहाँ पे बंद करें, बत्ताखोरी, यहाँ से कोई आता है, कोई जत्था आगे मांग लेता है, कोई यहाँ से आता है, कोई लेके चला जाता है, कोई लश्कर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है, ये सारी चीजें बंद की जाए। इलीगल माइनिंग जितनी भी है वो सारी बंद की जाए। ये सारा पैसे का फंडा है ना, लड़ाई तो सारी माल की है, मादनियात की है, तो ये सारे मामला अभी बंद किए जाए। उनका ये भी मुतालबा बड़ा जायज़ है, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तौर पर आपने नाके लगाए हुए हैं, या वो जो आपने ये कस्टम्स के इख्तियारात आपने दिए हुए हैं एफसी को, ये इख्तियारात आप ना देना, आप चीजों को ऑर्गेनाइज करें, कानूनी तरीके के अंदर लेकर आए, जो आइन और कानून के मुताबिक कोई मुल्क चलता है उस तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जाए। तो उनके बड़े ही जायज मुतालबात हैं। मैंने वो चारों मुतालबात पढ़े हैं, मैं हैरान हो रहा था कि इनको मानने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये मुतालबात को मानते ही नहीं है, बात सुनते नहीं है। चारों मुतालबात उनके जायज हैं, और वो आज 8-9 दिन हो गए हैं वो वहां बैठे हुए अपनी लाशें रख के सड़कों के ऊपर। ये आसान नहीं होता। यानी आप एक लम्हे के लिए सोचें ना, किसी का प्यारा शहीद होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा, यानी वो पाकिस्तान के बेटे हैं ना, तो वो कितना मुश्किल है उनके रिश्तेदारों के लिए उनकी लाशों को सड़क पे रख के बैठना। आसान थोड़ी है। लोग तो सुपुर्दे खाक करते हैं फौरी तौर पे कि अब अल्लाह ताला ने इसकी जान ले ली है, ये शहीद हो गया है तो इसको अब दफन कर देते हैं। सड़क के ऊपर अपने शहीद की लाश रख के बैठना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन रियासत उनसे बात ही नहीं करती। उनके जायज़ मुतालबात हैं, उनके जायज़ मुतालबात भी नहीं सुने जा रहे। क्यों? इंक्वायरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? इंक्वायरी करवाएं ना, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, आपको पता चल जाएगा 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बत्ताखोरी बंद हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि जो 2 नंबरी हो रही है, जो लश्कर बनाने की कोशिश की जा रही है और फोर्सेस को कमजोर किया जा रहा है, ये सूरत बंद हो? कौन है जो ये सारा कुछ नहीं चाहता? वो कौन है जो नहीं चाहता कि यहां पे इलीगल माइनिंग बंद हो जाए? यार ये सारी चीजों में कोई तो बेनिफिशियरी है ना जो जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहा, तो ये जायज मुतालबात मान लेने चाहिए। अब तो यूरोपीय यूनियन भी बोल रहा है। देखिए पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है यूरोपीय यूनियन की, जो जीएसपी प्लस के स्टेटस के हवाले से उनकी रिपोर्ट आई हुई है। ये मैंने यहाँ पे खोल के भी रखी हुई है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब ये रिपोर्ट कहती क्या? पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट है क्या। ये द यूरोपीय यूनियन स्पेशल इंसेंटिव अरेंजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस GSP प्लस असेसमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कवरिंग द पीरियड 2023 टू 2025। अब ये 2023 से 2025 तक की एक रिपोर्ट है GSP प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन की। इसमें ना मैं रिपोर्ट के बारे में चंद चीजें आपको जरा क्लियर कर देता हूं। एक तो इन्होंने पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उन पे बहुत आवाज उठाई है और उनके ऊपर तशवीश का इजहार किया है और बार बार मुतालबा किया है कि इन चीज़ों को ठीक करो, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा। अक़लियतों के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें, जो है वो जो अपोजिशन है उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्कि लिखा गया है इमरान खान साहब के बारे में कि साबिक़ वज़ीर आज़म को और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो जेल के अंदर रखा हुआ है उन्हें फेयर ट्रायल का हक तो दिया जाए। फेयर ट्रायल का हक नहीं बन रहा, उन्हें मिल नहीं रहा। फिर लापता अफराद का मामला भी इसके अंदर उठाया गया बड़ी संजीदगी के साथ। नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन लापता अफराद का इसमें पूरा मामला उठाया गया। फिर अक़लियतों के हवाले से जो उनके हकूक़ हैं वो वाला मामला भी उठाया गया, और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये मामला भी उठाया गया कि फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं देने वाला मजाक पाकिस्तान में क्यों किया गया। तो GSP प्लस स्टेटस के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान वो मुल्क है
जो लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है जीएसपी प्लस स्टेटस का यूरोपीय यूनियन में, यानी बहुत ज्यादा फायदा हम उठाते हैं उसका। और अगर ये फायदा पाकिस्तान उठाते रहना चाहता है तो पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बंद करनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही और इसका फायदा पाकिस्तान लगातार उठा रहा है। 2022 में सबसे बड़ा फायदा उठाया पाकिस्तान ने, फिर 23-24 में आगे नीचे जाए मामला ऐसा ऐसा, आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ही कम होती चली गई, तो हम उतना फायदा तो नहीं उठा रहे, लेकिन फिर भी बड़ा फायदा है। ये जो माहौलियाती आलूदगी या क्लाइमेट चेंज है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नुकात उठाए। उन्होंने बताया कि किन किन शोबों में पाकिस्तान को कितनी कितनी इमदाद दी गई और पाकिस्तान ने उसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तान ने एक्टिविटीज नहीं की इस हवाले से भी। और ह्यूमन राइट्स सबसे आम चीज है, मीडिया के हवाले से आवाज उठाएगी। पीका के कवानीन का खास तौर पे जिक्र किया गया, जो पंजाब ने कानून पास कर दिया उसका भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से सहाफियों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से अदलिया को दबाया जा रहा है। अब ये एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी जो बता रही है पाकिस्तान की अदलिया में करप्शन बढ़ती चली जा रही है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मनसूख करो क्योंकि अदलिया दबाव बर्बाद हो गई है। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में ये मुतालबा किया कि मालिक बलोच को छोड़ा जाए, बाकी सबको छोड़ा जाए। अहमद फरहाद का नाम लेकर उन्होंने कहा जी अहमद फरहाद साहब को भी छोड़ा जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगातार अहमद फरहाद पे दबाव डाल रही है कि जनाब आप ये स्टेटमेंट दें और घर जाएं, आप एक बयान दें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ और आप अपने घर जाएं, तो वो भाई ये बात मानते नहीं है। अब कश्मीर की सूरत हाल पे भी नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पे मैं पहले एक चीज़ एक दो और मैं शेयर कर दूं कि इसमें जो क्रेडिट जाता है एक तो वो यूरोपीय यूनियन को जाता है कि उनके लोग बार बार पाकिस्तान में आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और अभी भी उन्होंने हाथ बड़ा हल्का रखा है। दूसरा इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीमें और कोशिशें जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। इसके अंदर एक PWA है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, उन्होंने बहुत काम किया। यूरोपाक है जिसने इसमें बहुत काम किया और इसके जो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं NGOs में, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी ये जुलाई के महीने तक वो काम करते रहे हैं। बल्कि एक NGO है अबाबील, उनके लोग भी मिले थे जाके, उन्होंने भी काम किया। फिर जो कुछ अकलियतों के नुमाइंदगान हैं वो जाकर मिले, उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन को सूरत हाल का बताया। फिर कुछ जो पिसे हुए तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान से रिलेटेड जो लोग हैं, जबरी तौर पे गुमशुदगियों का केस जो उठाते हैं, उन्होंने जाकर ये सारे मामला यूरोपीय यूनियन को बताए। तो उन्हें और बहुत कुछ भी यानी वहाँ आइडिया है, जिन लोगों ने मुलाकातें की जाके उन्होंने मुझे बताया। और ये सिलसिला भी रुकना नहीं है, ये सिलसिला अभी आगे चलना है। तो पाकिस्तान को ना ये किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स के मामले में कम से कम जो आसिम मुनीर साहब के रजीम ने जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया है, वो मामला ठंडा करना पड़ेगा। इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करना पड़ेगा, उनके ऊपर जुल्म और जबर का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था सनम जावेद साहिबा की कोई पता नहीं AI से बनी हुई है या ठीक तस्वीर है, उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया जेल से, उनकी हालत बहुत खराब बताई जा रही है। और ये बहुत सारे लोगों की हालत अब खराब कर दी गई है, पता नहीं खुराक के अंदर कुछ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी करके उन लोगों को जो टूट नहीं रहे, जो हार नहीं मान रहे, उनको अब फिजिकली कमजोर किया जा रहा है, उनको बीमार किया जा रहा है। तो वो उनके घर वाले बहुत तशवीश में थे, बहुत परेशान थे। मेरी एक जर्नलिस्ट से भी बात हुई, उन्होंने बताया जी कि वो निकाला तो था अस्पताल के लिए, लेकिन लेकर नहीं गए किसी अस्पताल में, कुछ समझ नहीं आ रही, और फिर उन्हें ट्रीट करके या कुछ उन्होंने बताया और फिर उन्हें वापस लेकर जेल में चले गए। कुछ लोग सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे थे इस बात का। ये जब बोझ आप पे पड़ेगा ना तब आपको पता चलेगा। ये जो मजाक उड़ाने वाले हैं ना, इनकी वाबस्तगी हो सकती है किसी और पॉलिटिकल पार्टी से, या ये सनम जावेद से नफरत कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना उसने बोझ उठाया है ना, इसका 10% भी उठाना बहुत मुश्किल है। मैं सच बता रहा हूं आपको, जितनी मार इस फैमिली ने खाई है, जितनी इन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की हैं, जितना इनकी फैमिली ने तकालीफ बर्दाश्त की हैं, आप इसका 10% भी नहीं कर सकते, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो आफरीन है उन लोगों पे जो डट कर खड़े हैं और जिन्होंने मुकाबला किया। तो किसी को ताना देने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि बारी बारी सबकी बारी है। ये मैं हमेशा से कहता हूं, जो सहाफी मुझे मार पड़ते हुए देख के हंस रहे थे ना, उनकी बारी आ गई। तो बारी बारी सबकी बारी है, और जिनकी नहीं आई ना, उनकी थोड़ी अरसे बाद आ जाएगी। तो इस सिलसिले को रोके मिलकर, ताकि जो बाकी लोग बचे हैं वो हमेशा बचे रहें। बहरहाल ये जनाब कश्मीर की सूरत हाल पे आते हैं। कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि फील्ड मार्शल के जवाब के तौर पे ये कमर साहब आ गए हैं, शाह साहब, और अब ये हमारे साथ मामला जो है वो हल कर लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अब हम लॉन्ग मार्च में नहीं जा रहे, तो मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा, हमारे मुतालबात माने जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि 6 सीटों वाली बात उनसे की गई थी। पीपल्स पार्टी भी बीच में आई थी, तो पीपल्स पार्टी का तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी के पास कोई मैंडेट नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर अकील मलिक साहब आते हैं टीवी के ऊपर, वो आकर कहते हैं जनाब इसका तो हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमने तो नुमाइंदा बनाया नहीं इनको। ये जो ओवरसीज वाले आ गए हैं कमर साहब, इनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अपने कुछ करीबी साफियों के जरिए से पैगाम भिजवाया, और ये सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जनाब इनका कोई ताल्लुक नहीं है, फील्ड मार्शल का कोई मैंडेट इनके पास नहीं है। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस पर क्या फैसला करना है, ये हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इलेक्शन बहुत मुतनादे हो गए हैं, और पाकिस्तान की सरकार को प्रॉब्लम सिर्फ इसमें सारे में एक है कि किसी तरह ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन के बाइकआउट के हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़ ना ले, और वो ये टाइम गुजारना चाहते हैं। बिलावल को उन्होंने हुकूमत बनाकर देनी है, क्योंकि PMLN को तो पता चल गया वो वहां पे बाहर नहीं निकल सकते। निकल तो बिलावल भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने 5 जलसे रखे हैं और उसके लिए बहुत सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, और चुन चुन कर बंदे उसके अंदर बिठाए जाएंगे। बाकायदा
पुराने बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं और वही बंदे ज्यादातर आपको अलग अलग जलसों में नजर आएंगे। तो बिलावल ने थोड़ा सा एक शो ऑफ करना है कि जी मैं 500-700 बंदा इकट्ठा करके जलसा कर सकता हूं। तो 500, 1000-2000 बंदे का वो जलसा करेंगे और मुख्तलिफ जगहों पे 4-5 टूर करने के बाद फिर बिलावल को हुकूमत बनाकर दी जाएगी। अब तक का तो फार्मूला ये है, लेकिन क्या ये हो पाएगा? देखिए, अगर बाइकआउट कर देती है खुलकर पूरे बादशगाफ अल्फाज में कि नो राइट्स नो वोट या नो जस्टिस नो वोट, कि आप हमें इंसाफ नहीं दे रहे, हमें हकूक नहीं दे रहे, तो हम वोट भी नहीं दे रहे। अगर ये मूवमेंट चल जाती है और आजाद कश्मीर के लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलते तो पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो मुतनादे हो जाएगा। फिर ये जाली वोट कहां से लाएंगे, कहां से डालेंगे? और मीडिया की रिपोर्टिंग तो वैसे ही बंद की हुई है वहां पे। तो फॉर्म 47 जारी किए जाएंगे। फॉर्म 47 जारी करके जो पाकिस्तान में अंजाम हो रहा है, आज तक कोई एक चीज नहीं चल रही, वही अंजाम आजाद कश्मीर में भी होगा फॉर्म 47 का। कोई और उसका नतीजा निकलना नहीं है। नाज़रीन, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं, ये जरा तस्वीर देखें। इसमें ये रजब तैयब उर्दगान है, इनके साथ बैठे हुए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। देखें कितनी दूर बिठाया हुआ है। ये है वो जगह जहां पे एक सरबराह मुमलिकत के सामने आर्मी चीफ बैठता है। पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ साहब अपने से एक कदम आगे रखते हैं। बाद वक़्त ईरान के दौरे पर गए तो फील्ड मार्शल बीच में थे, एक तरफ नायब वज़ीर आज़म, एक तरफ वज़ीर आज़म, तो वो उनको प्रोटोकॉल ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब फौजी मिल रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तो उन्होंने काफ़ी प्रोटोकॉल दिया। लेकिन जब उर्दगान मिले तो उर्दगान ने वहाँ दूर बिठाया। तो कम से कम 2016 में जब फौजी बगावत हुई तुर्की में और फौजी बगावत को कुचल दिया अवामी ताकत के साथ तैयब उर्दगान ने, तो उसके बाद उन्होंने ये ज़रूर सीख लिया कि वर्दी वाले आदमी को कहाँ बिठाना है और जो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है उसे कहाँ बिठाना है। मारंग बलोच साहबा ने नाज़रीन अपील दायर कर दी है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपनी सज़ा के खिलाफ। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें वहाँ पर इंसाफ मिले और उन्हें रिहाई मिल जाए, क्योंकि जब आप बलूचिस्तान में सियासी आवाज़ों को कुचलेंगे, ह्यूमन राइट्स की आवाज़ों को कुचलेंगे, तो फिर बंदूक वाले आगे आएंगे। तो बेहतर यह होता है कि आप नौजवानों को बंदूक के बजाय कलम से या आवाज़ से लड़ना सिखाते हैं और आप इस बात की कदर करते हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को कहते हैं कि उम्मीद आपने लोगों की टूटने नहीं देनी। जब आप लोगों की उम्मीद तोड़ देते हैं तो फिर लोग हथियार उठाते हैं। अब ये मैं मनाजिर देख रहा हूँ बलूचिस्तान में, जिस तरीके से एहतजाजी रैलियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। सानिया ज़ियारत के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में एहतजाजी रैलियाँ निकल रही हैं और ये एक एहतजाजी रैली के मनाजिर हैं जिसमें हज़ारों लोग पैदल चलते चले जा रहे हैं। इनमें जो है वो फ्रंट के ऊपर ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बलूचिस्तान जैसे इलाके में, सूबे में जहां आबादी बहुत कम है और बहुत दूर दूर आबादियां हैं, वहां पे इस तरह की रैलियां, इतने ताकत से लोगों का निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। और याद रखिएगा, अब ये पश्तून बेल्ट है। इससे पहले बलूच बेल्ट के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। अब पश्तून बेल्ट में भी यही हो रहा है। फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हुए या नहीं हुए, पाकिस्तान की मीडिया में ये बहस चल रही है। तो मैंने एक सर्वे करवाया पाकिस्तानियों से और मैंने सवाल ये पूछा कि आपके ख्याल में फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हो चुके हैं या नहीं हुए। पाकिस्तानी इसके बारे में क्या सोचते हैं? लगभग 10,000 के करीब हमें वोट पड़े हैं। तो 10,000 के करीब वोटों में जो रिजल्ट आया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। 89%, 99% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकलाबी नहीं हो सकते, जबकि 11% ये कहते हैं कि नहीं, फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हो सकते हैं। तो ये फजलुर रहमान साहब के सोचने की बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी लूज हो गई है कि अब अगर कोई इनकलाबी बनने की कोशिश भी करते हैं तो कोई मानता नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद फरमा दिया था कि मैं जर्नैलों के कहने के बाद इस साजिश में शामिल हुआ और मैं रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।